हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स इंश्योर कर पाएं इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब जब भी हम लोग इस सीरीज के अंदर डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाता है। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, और लास्ट में हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक भी। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड लोक अदालत के बारे में गाइज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई अगर आप लोग किसी ऐसे कोर्स की तलाश में थे जहां पे आप लोगों को मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़े और मैक्सिमम रिटर्न आप लोग फैच कर पाएं अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप लोगों की जो तलाश है वो खत्म होती है। बिकॉज एडुटैप के द्वारा 2 डे डेमो कोर्स लॉन्च किया गया है फॉर जस्ट ₹1, जहां पे आप लोगों को हमारे मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर 2 डेज, सो दैट आप लोग एक आइडिया लगा पाएं कि किस तरह से जो कंटेंट है वो कवर किया जाता है इन आर मास्टर कोर्स भी। अब आप लोग इस 2 डे डेमो कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं बाय विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ एडुटैप गाइस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो आज की डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद डीआरटी, दैट इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी। अब देखिए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो दीज आर दी वे टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द बोरोअर्स। जिन बोरोअर्स ने जो है वो अमाउंट बोरो कर रखा था वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं अपने अमाउंट को, तो उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए एक वन ऑफ द मेथड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और जो डेट रिकवरी एपिलिएट ट्रिब्यूनल है, इनको एस्टेब्लिश किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। तो ये एक्ट आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी एपिलिएट ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया जाता है। अब हर एक जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो बेस उसको सेटअप किया जाता है बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ केसेस इन अ स्पेसिफिक टेरिटोरियल एरिया। मतलब एक पर्टिकुलर विसिनिटी के अंदर कितने केसेस हम लोगों को रिकवरी के देखने के लिए मिल रहे हैं, उस अकॉर्डिंग डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। अब हर एक जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है इसको प्रिजाइड किया जाता है बाय अ क्वालिफाइड इंडिविजुअल, जो कि हम लोगों को ऑफनली देखने के लिए मिलता है कि एक फॉर्मर या फिर एक करंट डिस्ट्रिक्ट जज रहता है भी। अब ये जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहता है इसको असिस्ट किया जाता है बाय द रिकवरी ऑफिसर एंड अदर स्टाफ ऑफ द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी। अब अगर हम लोग पावर्स की बात करें तो देखिए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास अथॉरिटी है टू हैंडल द रिकवरी एप्लीकेशन फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू रिकवरी की एप्लीकेशन आती है उसको हैंडल किया जाता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब ये जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है ये जुडिशियल ऑर्डर अपने पास करते हैं और खुद के पास किए हुए डिसीजन, मतलब खुद के दिए हुए डिसीजन को खुद ही रिव्यू भी ये कर सकते हैं गाइज। सो दिस इज द पावर दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब हाउएवर हम लोग ये देखते हैं कि जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो एड्रेस नहीं कर पाते हैं क्लेम्स ऑफ डैमेज, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर क्रिमिनल नेग्लिजेंस बाय द लेंडर। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग जो है वो एक्शन ले पाते हैं विच आर रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ अमाउंट गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भी देखिए, ये जो एक्ट हम लोगों ने देखा 1993 वाला, इस एक्ट की एनफोर्समेंट जो है वो तब तक अप्लाई नहीं होगी अगर डेट ड्यू टू बैंक, मतलब जो डेट ड्यू है एक बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, अगर उसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों को 20 लाख रुपए से कम देखने के लिए मिलती है गाइज। तो मतलब अगर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के थ्रू अमाउंट रिकवर करना है तो 20 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो ड्यू होना चाहिए, तभी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के थ्रू उस अमाउंट को जो है रिकवर किया जाएगा। अब जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके द्वारा ज्वाइंटली भी एप्लीकेशन को फाइल किया जा सकता है फॉर द रिकवरी। मतलब बैंक ए हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है और एक बैंक बी है भी, तो बैंक ए ने मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए जो है रिकवर करने हैं, बैंक बी ने भी 10 लाख करने हैं, तो दोनों को मिला देंगे तो 20 लाख हो गया। अब ये दोनों के द्वारा जो है वो इन दोनों बैंक्स के द्वारा भी एक ज्वाइंट एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है फॉर द रिकवरी विद द हेल्प ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी। अब क्या प्रोसीजर रहता है, प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो एप्लीकेशन है रिकवरी की दैट मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ प्रिस्क्राइब्ड फी। ऑब्वियस सी बात है, एक फी जो है पे करनी पड़ेगी यहाँ पे भी। अब जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो समन इशू करता है टू द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट मतलब जो डिफॉल्टर है, उसके पास 30 दिन का टाइम रहता है उस समन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने के लिए भी। अब जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा ऑर्डर्स भी पास किए जा सकते हैं रिगार्डिंग कि भी जो एसेट्स हैं एक डिफेंडेंट के, वो इन एसेट्स के साथ में जो किसी भी तरह की छेड़खानी ना करे, ठीक है। आफ्टर दैट
जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है उसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो इंडिविजुअल है, जो डिफेंडेंट है, उसके द्वारा अपील की जा सकती है इन डेट रिकवरी एपिलिएट ट्रिब्यूनल, जिसको बोलते हैं DRAT गाइस। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन एक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बैंक जिसने अमाउंट की रिकवरी करनी है उसको ये रिकवरी की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी DRT के पास, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास, विद इन 3 years ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, मतलब 3 साल के अंदर अंदर जो है वो उसको ये एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट जो रिकवरी ऑफिसर है जो इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसको एक सर्टिफिकेट मिला होगा भी, वो अलग अलग मोड्स का यूज कर पाएगा फॉर रिकवरिंग द डेट, जैसे अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, टेकिंग पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट, मतलब जो सिक्योरिटी के तौर पे एसेट दिया हुआ है उसको पोजेस करना, या फिर अरेस्टिंग द डिफेंडेंट, मतलब यहाँ पे डिफेंडेंट को अरेस्ट भी किया जा सकता है, जो डिफॉल्टर है उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रहते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब जिन्होंने क्रेडिट देती बार कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जो थी वो ले रखी थी, उनको हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी इन रियलाइजिंग देयर डेट ओवर अदर क्लेम्स भी, ठीक है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ड्यूज। अब अगर हम लोगों को इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रायोरिटी रहेगी कि भाई किस क्रेडिटर को जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी, इट विल बी सब्जेक्ट टू दी रेलेवेंट लीगल प्रोविजन एट दैट टाइम गाइस। तो ये हम लोगों ने प्रोसीजर के बारे में समझा कि किस तरह से डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के थ्रू जो रिकवरी है वो की जाती है गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लोक अदालत के बारे में भी। अब देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को अगर हम लोगों को रिकवर करना है लोक अदालत के थ्रू, तो ये सबसे इजीएस्ट, चीपेस्ट और फास्टेस्ट मोड माना जाता है गाइस, ठीक है। अब लोक अदालत जो है ये ऑपरेट करती है अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ये एक्ट ध्यान में रखना है। जैसे DRT को कौन से एक्ट में एस्टेब्लिश किया गया था, उसी तरह से लोक अदालत कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऑपरेट करती हैं, ये ध्यान रखना है। अब ये जो एक्ट था इसका एम क्या था कि भाई हमारा जो अंडर डिप्राइव्ड सेक्शन है, हमारा जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना, वीकर सेक्शन को फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना, और ये इंश्योर करना कि इक्वल जस्टिस अपॉर्चुनिटीज जो है वो सभी को प्रोवाइड की जाए। अब जो लोक अदालत है उनको नेशन वाइड ऑर्गेनाइज किया जाता है टू एक्सपेडाइट द केस डिस्पोजल थ्रू आर्बिट्रेशन प्रमोटिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब जो लोक अदालत हैं ये दो पार्टीज के बीच में एक बिचौलिए की तरह जो है वो एक्ट करते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव वे के अंदर दोनों पार्टीज में जो है वो सेटलमेंट करवाने का काम करते हैं गाइज। अब कुछ की कमिटीज यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुक लीगल सर्विस कमेटी एट द ग्रास रूट लेवल, दैट इज एट द तालुकात लेवल भी। अब ये जो अथॉरिटीज़ हैं, ये जो कमेटीज़ हैं, इनके द्वारा लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जाता है बेस्ड ऑन कि कब जो है वो कितने इंटरवल के बाद जो लोक अदालत है वो सेटअप करनी है, किस प्लेस पे सेटअप करनी है और कौन सी जुरिस्डिक्शन में ये फिट होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर कमेटी या फिर अथॉरिटी के द्वारा जो है लोक अदालत को जो है सेटअप कर दिया जाएगा। अब जो लोक अदालत हैं ये स्ट्राइव करते हैं टू अचीव कॉम्प्रोमाइज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड फेयर प्ले, मतलब दोनों पार्टीज को ये लगे कि भाई हम लोगों को जो जस्टिस डिलीवर किया गया है, इक्विटी मतलब बराबर दोनों पार्टीज को वहाँ पे जो है वो रखा जाता है, फेयर प्ले मतलब फेयरनेस वहाँ पे मेंटेन की जाती है जब भी लोक अदालत के द्वारा जो है सेटलमेंट करवाई जा रही होती है अभी। अब एक बार जो भी डिसीजन या फिर अवार्ड जो है वो दे दिया गया लोक अदालत के द्वारा, उसको बराबर माना जाएगा एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, और उसके अगेंस्ट कहीं पे भी अपील नहीं की जा सकती है गाइज। दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि लोक अदालत ने जो एक बार डिसीजन दे दिया उसके अगेंस्ट कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। अब चाहे प्री लिटिगेटिव केसेस हो चाहे सूट फील्ड केसेस हो, प्री लिटिगेटिव मतलब अभी लिटिगेशन फाइल नहीं हुआ है, सूट फील्ड मतलब ऑलरेडी जो सूट है वो फाइल कर दिया गया है इन द कोर्ट गाइस, ठीक है। तो दोनों ही केसेस के अंदर 20 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है वो रिकवर किया जा सकता है बाय द लोक अदालत गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आफ्टर दैट अब क्या कुछ स्टेप्स जो बैंक्स के द्वारा लिए जाते हैं टू रिकवर द ड्यूज थ्रू लोक अदालत, तो सबसे पहले जो बैंक्स हैं वो एनपीए को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे एनपीए ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट जहां पे हम लोगों को 20 लाख रुपया जो है वो ड्यू देखने के लिए मिल रहा है एक ब्रांच के अंदर, उन अकाउंट्स को, इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को जो आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद सेपरेट पिटीशन बनाई जाएगी हर एक अकाउंट के लिए और उस पिटीशन को फिर सबमिट किया जाएगा टू द लीगल सर्विस अथॉरिटी गाइज। अब उसके बाद जो बैंक है वो रेफर मतलब ये जो यहाँ पे पिटीशन है इसको रेफर किया जाएगा, इट विल रेफर द आइडेंटिफाई केस टू यूजुअल लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड पीरियोडिकली बाय द लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब अभी हम लोगों ने देखा कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा जो लोक अदालत से वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द ज्यूरिसडिक्शन, प्लेस एंड इंटरवल, तो उस यूजुअल लोक अदालत को फिर जो रेफर कर दिया जाएगा इस पिटीशन को। आफ्टर दैट
अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुक लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर एन एक्सक्लूसिव लोक अदालत फॉर द बैंक केसेस। मतलब फिर क्या किया जाएगा कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुक लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं उनको अप्रोच करेगा एक बैंक, सो दैट कि भी एक ऐसी इंडिविजुअल लोक अदालत से एस्टेब्लिश की जाए जो सिर्फ बैंक का जो अमाउंट ड्यू है उसको रिकवर करने के रिगार्डिंग वहाँ पे सेटलमेंट करवाई जाए। बाकी कोई केसेस वहाँ पे डील ना किए जाएं, जैसे कोई फैमिली इश्यू है या फिर किसी और तरह के जो अफेयर्स हैं वो वहाँ पे जो डिस्कस ना किए जाएं लोक अदालत के अंदर। दैट लोक अदालत should specifically work for the recovery of amount which is due to the bank or financial institution. After that, एक पिटीशन जो फाइल की जाएगी विद द कंसेंट ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड कोऑर्डिनेट किया जाएगा विद द बोरोवर्स गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेसेसरी परमिशन जो ली जाएगी फ्रॉम द रीजनल ऑफिस फॉर द प्रपोज्ड सेटलमेंट टर्म। जो रीजनल ऑफिस है वहां से परमिशन ली जाएगी कि भाई जो सेटलमेंट टर्म है उनको जो है वो मतलब किस तरह से जो सेटलमेंट है वो करवानी है, उसके रिगार्डिंग एक परमिशन जो है वहां से ली जाएगी कि भाई प्रपोज सेटलमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट है वो करवानी है। आफ्टर दैट जो लोक अदालत है उसकी अगर हम लोग बात करें तो इसको प्रिजाइड किया जाता है बाय अ जुडिशियल ऑफिसर जो कि अवार्ड पास करता है विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज मतलब लेंडर और बोरोवर गाइस, ठीक है। अब जो सेटलमेंट है सेटलमेंट टर्म्स में इंक्लूड सेटलमेंट कैसे हो सकती है, या तो डाउन पेमेंट कर दो या फिर फुल अमाउंट को पे कर दो इन शॉर्टर ड्यूरेशन, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो पेमेंट की जा सकती है गाइस। तो इस तरह से जो सेटलमेंट है वो करवाई जाती है, इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो दे दिया जाता है। अब यहाँ पे जब भी लोक अदालत के द्वारा जो ये सेटलमेंट करवाई जाएगी तो एम्फेसाइज किया जाएगा कि भाई दोनों पार्टीज का जो कंसेंट होना चाहिए जो भी सेटलमेंट हो रही है गाइस, ठीक है। मतलब दोनों पार्टी जो राजी होनी चाहिए वहाँ पे गाइस। आफ्टर दैट इट इंक्लूड अ डिफॉल्ट क्लॉज इन द अवार्ड ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर हम लोगों को नॉन कंप्लायंस देखने के लिए मिलता है, मतलब लोक अदालत ने जो अवार्ड पास किया उसको कंप्लायंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है उसके रिगार्डिंग, तो फिर वहाँ पे एक डिफॉल्ट क्लॉज जो है इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। आफ्टर दैट अब इन केस ऑफ लोक अदालत कमिटमेंट ब्रीच, मतलब जो लोक अदालत की कमिटमेंट्स जो अवार्ड्स थी उनका अगर ब्रीच हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है तो इमीडिएट जो है वो एक एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जा सकता है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैंक है वो क्या करेगा कि एक एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को इमीडिएटली जो है वो इनिशिएट कर देगा, सो दैट वहाँ से हम लोगों को ये पता लगेगा कि भाई जो लोक अदालत के द्वारा सेटलमेंट करवाई गई थी उसका कंप्लायंस हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा, वहाँ पे ब्रीच देखने के लिए मिल रहा है गाइस, ठीक है। अब नो अपील लाइज अगेंस्ट द लोक अदालत अवार्ड। लोक अदालत ने एक बार जो डिसीजन दे दिया उस डिसीजन के अगेंस्ट कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। दिस थिंग यू आल्सो नीड टू रिमेंबर गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लोक अदालत के बारे में बात कर ली। अब हम लोग इस सेशन को समराइज कर लेते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने सबसे पहले बात की डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में, लोक अदालत के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो ये हम लोगों ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और लोक अदालत दोनों को डिस्कस कर लिया जिनके थ्रू अमाउंट को रिकवर किया जाता है अगर जो बोरोवर है वो अपने अमाउंट को रीपे नहीं कर पा रहा है गाइस, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर भाई। Now, there is a question in front of you with reference to the applicability, powers, and procedural rules of Debt Recovery Tribunal. Consider the following statements. Debt recovery tribunals are established under the Recovery of Debt Act 1993, but their jurisdiction does not apply to debt recovery application where debt amount is less than 20 lakh rupees. In addition to handling the debt recovery applications, debt recovery tribunals are empowered to entertain claims regarding damages, deficiency of service and criminal negligence by the lender भी। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अपॉन इशुएंस ऑफ समन बाय द डीआरटी द डिफेंडेंट इज गिवन 30 days टू रिस्पॉन्ड एंड द लिमिटेशन पीरियड फॉर द बैंक टू फाइल रिकवरी एप्लीकेशन इज 3 years. सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 3, ओनली 2 and 3 या फिर 1, 2 and 3 गाइस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है, फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है दीज आर द करेक्ट वन भी, सो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन है। Next question is regarding the jurisdiction, principles and awards of the Lok Adalat in NPA recovery. Consider the following statements. Lok Adalats operate under Legal Service Authority Act 1987, providing free legal services and working on the principle of justice, equity and fair play. Both pre-litigative cases and suit-filled cases involving loan account up to 20 lakh can be referred to Lok Adalat for settlement. An award passed by Lok Adalat is treated as a decree of civil court and an aggrieved party may file an appeal against the award in a debt recovery tribunal within 30 days. So which of the above statements are
करेक्ट हेयर, ओनली 1 एंड 2, ओनली 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 3, या फिर 1, 2 एंड 3 गाइज? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, बिकॉज लोक अदालत ने जो डिसीजन दे दिया उसके अगेंस्ट कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है गाइज, ठीक है। After that, next question is, consider the following statements regarding the recovery procedure and enforcement mechanism under DRT and Lok Adalat. Two or more bank or financial institutions can jointly file a single recovery application before the DRT against a defaulting borrower. The modes of debt recovery available under debt recovery tribunal include attachment and sale of property, taking possession of secured asset, and arresting the defendant. If a borrower default on a settlement commitment agreed upon before a Lok Adalat, the bank is required to file a fresh civil suit to recover the outstanding balance. So which of these statement are correct here? Bhai, only 1 and 3, only 2 and 3, only 1 and 2, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer? The right answer will be option number C, that is 1 and 2 only bhai. तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन हेयर गाइस। तो ये हम लोगों ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और लोक अदालत के बारे में बात कर ली। इसके अलावा अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम के रिगार्डिंग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर लें, जहां जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। जेआईबी कोर्सेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करते ही सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को वो 2 डे डेमो कोर्स देखने के लिए मिलेगा फॉर ₹1। अगर आप लोग जो है 2 डे डेमो कोर्स के बाद मास्टर कोर्स का जो है वो कंप्लीट एक्सेस लेना चाहते हैं तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस यहीं पे आप लोगों को जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं और 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं भी। इसके अलावा आप लोगों को एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स चाहिए तो यहीं पे IND-IFS, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं भी। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दीज इंडिविजुअल कंपोनेंट मास्टर कोर्स एज वेल। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करनी है तो सिंपली लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे चारों कंपोनेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस, रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, नाउ यू वांट टू इवेलुएट योरसेल्फ, तो सिंपली टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को मई 2023 ऑनवर्ड सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों की चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश हो पाए इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। सो you can enroll yourself in any of these particular courses depending upon your need for JIB preparation भी। So that is all from my side for this particular session। I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।